वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शो को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं इंश्योरेंस की, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। अब इसको लेकर एक सवाल जो कि बहुत आम है और अक्सर हमें शो पर भी दर्शक पूछते रहते हैं, क्लेम सेटलमेंट को लेकर क्या क्या पेचीदगियां हो सकती है, किन सूरतों में किन कारणों की वजह से आपका जीवन बीमा या आपका हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। इस पर विस्तार से बात करेंगे। नवल गोयल, फाउंडर और सीईओ PolicyX.com मेरे साथ जुड़ गए हैं। नवल, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और दोनों तरह के इंश्योरेंस में बात करेंगे। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस की हम शुरुआत करते हैं, जहां पर क्लेम रिजेक्शन मेरे ख्याल से आपके लिए आर्थिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा भारी हो सकता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि नवल अक्सर आपसे भी चर्चा हुई है और लोगों को हम यही कहते हैं कि सबसे बड़ी वजह जो कि क्लेम रिजेक्ट करने की होती है, सही जानकारी ना देना। लाइफ इंश्योरेंस में ये मामला नवल बहुत ज़्यादा आम है और इसकी वजह से हमने देखा है कि लोगों के करोड़ों करोड़ों का लाइफ इंश्योरेंस जो वो करवा कर रखते हैं वो रद्द हो जाता है, वो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो जब हम कहते हैं नवल कि आपको अपनी जानकारियां सही सही तरीके से देनी चाहिए, इसका क्या मतलब है? जी कविता, सो बेसिकली अगर हम इंश्योरेंस कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचें, तो वो क्लेम रिजेक्ट तभी करती है जब उनको लगता है कि कुछ ना कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई है उस पॉलिसी में, या तो पॉलिसी लेते वक़्त जो जो पॉलिसी होल्डर है उन्होंने सही डिस्क्लोज़र नहीं दिया, जिसकी वजह से उनका इंश्योरेंस देने का या नहीं देने का डिसीजन चेंज हो सकता था। तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आपको मैं पॉलिसी देती ही नहीं अगर आपने ये डिस्क्लोज़ किया होता। तो डेफ़िनेटली उस सिचुएशन में क्लेम रिजेक्शन हो सकता है। तो जब हम प्रपोज़ल फॉर्म भर रहे हैं, तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम सारी चीज़ें एक्यूरेटली भरें। एक्यूरेटली भरने का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब बहुत ही डर-डर के भरें, बट इसका मतलब ये है कि आप जो भी अपनी तरफ से कुछ छुपाएँ ना। कुछ ये ना बोले, झूठ ना बोले कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नॉन स्मोकर नहीं है, आप स्मोकर है और आपने लिख दिया कि आप नॉन स्मोकर है, तो उससे क्या होता है कि प्रीमियम में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आपने प्रपोज़ल के टाइम पे झूठ बोला, तो एक वो ग्राउंड बन जाता है क्लेम रिजेक्ट करने का। तो डेफ़िनेटली एक ही चीज़ है, अगर आप जेन्युइन क्लेम है, कोई इश्यू नहीं आते, 99% क्लेम में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आती। सिर्फ़ उन्हीं केसेज़ में आती है जहाँ पे या तो कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई है या फिर प्रपोज़ल भरते वक़्त कस्टमर ने झूठ बोला। बिल्कुल सही कहा आपने नवल, और इसीलिए भी हम देखते हैं जब लोग अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस और खासतौर से टर्म इंश्योरेंस खरीदते हैं तो वो क्लेम सेटलमेंट रेशियो को देखते हैं, और जिस भी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो उनको हाई लगता है, उन्हें लगता है कि यहाँ पर जो है क्लेम अच्छे से सेटल किए जाते हैं। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो को देखना लाइफ इंश्योरेंस खरीदने से पहले कितना सही होगा नवल? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नंबर है। बेसिकली ये बताता है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी के पास लेट्स से 100 क्लेम्स आए हैं, अगर उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99 है, तो इसका मतलब ये है कि 100 में से 99 क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने सेटल किए हैं। एक क्लेम रेपुडिएट किया है या अभी पेंडिंग सिचुएशन में है। तो अगर वो रेपुडिएट किया है, तो वो किस कारण से किया है, वो डेफ़िनेटली उसका एक जेन्युइन कारण देना पड़ता है, क्योंकि IRDA जो है, वो एक गवर्निंग बॉडी है, उनके कुछ नियम कायदे हैं कि ऐसे ही आप कोई क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती। सो इंश्योरेंस कंपनी को हर क्लेम का एक आंसर देना होता है कि इस वजह से उन्होंने क्लेम रिजेक्ट किया है, और वो वजह काफ़ी साउंड लीगली साउंड वजह होनी चाहिए। तो डेफ़िनेटली कस्टमर अगर इंश्योरेंस खरीद रहा है, तो डेफ़िनेटली उसको कोई ऐसी हिचक नहीं होनी चाहिए कि क्लेम रिजेक्ट होगा, अनलेस एंड अंटिल वो खुद एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहा है या फिर कुछ छुपा रहा है, या फिर वो बेसिकली क्लेम इंटीमेशन में डिले कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइफ में तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, अगर आप डिले भी करते हैं क्लेम अप्लाई करने में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लाइफ इंश्योरेंस में फैमिली मेंबर्स को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई पॉलिसी था। लेट्स से डेथ होने के बाद 2 साल बाद नॉमिनी को पता लगा कि उनके जिस पॉलिसी पड़ी हुई थी कोई, तो वो पॉलिसी में भी वो क्लेम अप्लाई कर सकते हैं और उसका रीज़न दे सकते हैं कि उनको पता नहीं था पॉलिसी थी और ऐसे-ऐसे उनको पॉलिसी मिली। तो अगर वो जेन्युइन रीज़न पाया जाता है, अगर डेथ जेन्युइन होती है, तो उस केस में भी क्लेम सेटल होते हैं।
चलिए, अब ऐसे में मान लीजिए नवल किसी के परिवार में अनहोनी हो गई है, तो सबसे पहले तो जानकारी होनी चाहिए नॉमिनीज़ को कि किस-किस तरह से कि इंश्योरेंस पोर्टफोलियो बनाया गया है, किस-किस बात का इंश्योरेंस लिया गया है। एक बार ये जानकारी हो जाए तो उसके बाद प्रोसेस क्या होता है इस को क्लेम करने का और क्या कुछ आपको कदम उठाने पड़ते हैं? जी सो एक हमने काफ़ी ये देखा है कि लोगों को फैमिली मेंबर्स को पता ही नहीं है कि कोई पॉलिसी पड़ी हुई है। तो हम एटलीस्ट ये अपने कस्टमर्स को बताना चाहते हैं कि डेफ़िनेटली जो भी वो पॉलिसी खरीद रहे हैं, उनका एक रिपॉज़िटरी टाइप का कुछ बनाएँ या तो ऑनलाइन एक्सेल शीट बनाएँ, जो वो अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। अब मान लीजिए कि पॉलिसी नंबर वगैरह है, सब कुछ है, तो फर्स्ट थिंग अगर कोई अनहोनी होती है तो उनका काम है कि वो इंटीमेट करे इंश्योरेंस कंपनी को कि ऐसे-ऐसे हो गया है और फिर इंश्योरेंस कंपनी की जो क्लेम्स टीम होती है वो खुद ही गाइड कर देती है कि उनको क्या करना है। सो अगर हम टर्म इंश्योरेंस की बात करें तो डेफिनिटली बस ये प्रूव करना होता है कि वो डेथ हो गई है और उनकी कोई पॉलिसी थी और वो बेसिकली एक बेसिक चेक करते हैं। मोस्ट केसेस में आजकल क्लेम काफ़ी जल्दी अप्रूव कर रही है, विद इन 10-15 डेज़ इनफैक्ट बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे देती है। और इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी है कि विद इन 30 डेज़ ये आईआरडीए का मैक्सिमम लिमिट है कि 30 डेज़ के अंदर उनको क्लेम के बारे में या तो अप्रूव करना है या फिर जो भी उसके आगे की कार्रवाई करनी है, बस उनको क्लेम में एक्ट करना है विद इन 30 डेज़। तो उससे ज़्यादा लेट डिले तो इंश्योरेंस कंपनी कर भी नहीं सकती। नवल, इसके अलावा और कोई क्राइटेरिया जिसके तहत आपका लाइफ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है? सही जानकारी ना देना मेरे ख्याल से आपने समझा दिया विस्तार से। जी, वो एक मतलब बेसिकली वो ऐसी चीज़ है जो रेपुडिएट हो सकती है, बाकी कुछ रीज़न्स होते हैं जो कवर्ड नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल सुसाइड कुछ पॉलिसीज़ में सिर्फ़ 12 महीने तक कवर्ड नहीं होती, उसके बाद कवर होती है। तो लेट्स से अगर सुसाइड से डेथ हुई विदिन 6 मंथ्स ऑफ परचेज़िंग द पॉलिसी, तो उस केस में वो रेपुडिएट हो सकता है। दूसरे है कि अगर कोई इल्लीगल काम करते वक़्त या लेट्स से आपने ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है, तो ऐसे कोई भी चीज़ जो जो चीज़ जनरली हमें नहीं करना चाहिए, जो इल्लीगल काम है या ड्रिंक एंड ड्राइव है, इस तरह की चीज़ों में क्लेम रेपुडिएट हो सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो विस्तार से हमने लाइफ इंश्योरेंस के क्लेम के रिजेक्शन पर बात कर ली है, लेकिन अब हेल्थ इंश्योरेंस पर आते हैं, जहां पर दो तरह की कवरेज होती है, कैशलेस होती है और कई बार लोग जो है रीइंबर्समेंट भी करते हैं अगर वो किसी आउट ऑफ कैशलेस हॉस्पिटल में जाकर अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। लेकिन अहम बात, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस का जो क्लेम है उसको बहुत बारीकी से इंश्योरेंस कंपनी और उनके जो डॉक्टर्स हैं, जो स्पेशलिस्ट की टीम है, वो पूरा मुआयना करती है। तो अब ऐसे में बताएं हमें नवल, किन किन कारणों से क्लेम रिजेक्ट हो सकता है? जी सो नंबर 1 तो ये है कि अगर पॉलिसी में वो कवरेज ही नहीं है, तो डेफिनिटली क्लेम रिजेक्ट हो सकता है या कोई लिमिट है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कैटरैक्ट की लिमिट है कि आप 60,000 से ऊपर नहीं खर्च सकते। तो अगर आपने 1 लाख रुपए खर्च कर दिया तो 60,000 ही मिलेगा, 40,000 का क्लेम आपको खुद से देना पड़ेगा। तो इस तरह की पॉलिसी में लिमिट्स होती है कुछ एलिमेंट्स को लेके। कुछ प्री एक्जिस्टिंग डिजीजेस से लेके एक्सक्लूजन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पॉलिसी लेते वक़्त बताया कि ये आपको डिजीजेस है, तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि 4 साल तक ये डिजीजेस हम कवर नहीं करेंगे। तो उस केस में डेफिनिटली क्लेम रिजेक्ट होते हैं। तीसरा ये कि अगर आपका मान लीजिए कि सारी चीज़ें आपने देख ली, कवरेज है, सब कुछ है, बट आपने डिले कर दिया फाइलिंग में। लेट्स से आपने रीइंबर्समेंट हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम फाइल किया आफ्टर 30 डेज़, 45 डेज़, 60 डेज़। तो कुछ इंश्योरेंस कंपनीज़ आजकल हम देख रहे हैं कि डायरेक्टली रिजेक्ट कर रही है ये बोल के कि आपने बहुत लेट कर दिया क्लेम फाइल करने में। कुछ कंपनीज़ उसको कर भी रही है प्रोसेस। तो ये हमने देखा है, रिसेंट फेनोमेनन है जिसमें डिले इन फाइलिंग द रीइंबर्समेंट क्लेम भी एक बहुत बड़ा रीज़न बनता जा रहा है क्लेम रेपुडिएशन का। अदरवाइज़ अगर कैशलेस ट्रीटमेंट है तो डेफिनिटली आप हॉस्पिटल में जाके इंटीमेट करते हैं टीपीए को, तो वो अप्रूवल दे देते हैं। और अगर रीइंबर्समेंट है तो हम सजेस्ट करते हैं कि विदिन 24 टू 48 आवर्स एटलीस्ट इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम रजिस्टर करा दें। इसका मतलब ये नहीं कि आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, बट एटलीस्ट आप फ़ोन करके ये बोल दें कि मैं इस ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ और इस हॉस्पिटल में मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। तो उस केस में आपका क्लेम रिजेक्शन होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, अनलेस कोई एक्सक्लूजन हो या कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्स हो जो आपका ऑलरेडी पॉलिसी में कवर्ड नहीं है।
ऐसे में रीइंबर्समेंट के केसेस में भी मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखते हैं नवल, और जब आप रीइंबर्समेंट जैसा कोई काम कर रहे हैं तो इंटीमेशन दे दी आपने, और जब आप निकल जाएं हॉस्पिटल से तो किस तरह के डॉक्यूमेंट्स पर आपको जोर देना चाहिए जो कंपनियां मांगती हैं और जिनके ना होने पर आपका क्लेम भी रिजेक्ट हो सकता है? जी, सो बेसिकली देखिए, हम सजेस्ट करते हैं कि मैक्सिमम टाइम्स आप अपने आसपास के कैशलेस हॉस्पिटल्स को याद करके रखें ताकि उसी में जाएं। वो बेटर है, क्योंकि आप डॉक्यूमेंटेशन इतने ज़्यादा होते हैं रिइंबर्समेंट के टाइम पे कि आप अननेसेसरी वो डॉक्यूमेंटेशन की हैसल में पड़ते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको आपको मौका नहीं मिला कैशलेस में जाने का, तो रिइंबर्समेंट के लिए आपको डेफिनेटली डिस्चार्ज स्लिप से लेके जो भी मेडिकल बिल्स है और प्लस जो डॉक्टर की डायग्नोसिस है जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इंश्योरेंस कंपनी की नियरेस्ट ब्रांच में जाके डिपॉजिट करने होते हैं या फिर कोरियर करने होते हैं, क्योंकि उससे बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी को दो चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। वन इज कि क्या ये हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड था या नहीं था, आप ऐसे ही कोई फ्रॉडुलेंट क्लेम तो नहीं दे रहे। नंबर टू की कॉस्ट क्या लगी, और आपकी कॉस्ट की जो डिटेलिंग है कि किस चीज में कितनी कॉस्ट लगी, क्योंकि कई सारी पॉलिसीज में लेट से एक लिमिट है। फॉर एग्जांपल रूम रेंट की लिमिट है 5,000 रुपए, आपने रूम ले लिया 7,000 रुपए का, तो जो 2,000 रुपए का जो रूम रेंट है वो आपको अपनी जेब से देना है। वो सारी कैलकुलेशन इंश्योरेंस कंपनी करती है, और सिर्फ रूम रेंट ही नहीं, उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप रूम का रेंट बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपकी ट्रीटमेंट कॉस्ट भी बढ़ती है। हॉस्पिटल में जो प्राइसिंग होती है वो एक तरह से रूम रेंट से लिंक्ड है, मतलब वही सेम ट्रीटमेंट की कॉस्ट डिफर कर सकती है अगर आप रूम डिफरेंट ले रहे हो। तो दैट मीन्स कि आपका, अगर आपने हायर कैटेगरी का रूम लिया है तो आपकी पूरी ट्रीटमेंट कॉस्ट उसी हिसाब से प्रोरेट हो जाएगी। तो इस तरह की कैलकुलेशंस करने के लिए उनको सारे बिल्स चाहिए होते हैं, और डॉक्टर्स की जो भी प्रिस्क्रिप्शन है प्लस जो जो भी उनका डायग्नोसिस है वो सारा आपको सबमिट करना है बिल्कुल। अलोंग विद और क्लेम फॉर्म। जी, जी। नवल, इसी तरह की जो फ़ॉर्मेलिटी है, जो औपचारिकताएँ हैं, वो न सिर्फ़ हेल्थ इंश्योरेंस बल्कि क्रिटिकल या दूसरे तरह की अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ले रखी है, तो उन सब पर लागू होता है? जी, वो डिपेंड करता है किस टाइप की पॉलिसी है। बहुत सारी पॉलिसीज़ क्या है, वो सिर्फ़ फिक्स्ड बेनिफिट प्लान्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई ऐसी डेंगू पॉलिसी ले ली जिसमें सिर्फ़ ये है कि अगर आपको डेंगू डायग्नोज़ हो गया, तो आपको लेट से 50,000 रुपए मिल जाएँगे। तो उस केस में बिल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ़ ये इंश्योर करना है कि डेंगू हुआ या नहीं हुआ, और उसके कुछ वो लोग डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने के लिए कहते हैं, लेकिन पूरी डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उस केस में डेफिनिटली वो फिक्स्ड बेनिफिट प्लान्स। तो डिपेंड करता है पॉलिसी टाइप पे, बट हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड मोस्टली पॉलिसीज़ में एटलीस्ट ये हॉस्पिटल के बिल्स और डिस्चार्ज वगैरह ये मैंडेटरी हो जाता है। आखिरी सवाल नवल आपसे, वो ये होगा कि अब ये सारी जो बातें हैं, ये कई बार पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में भी लिखी होती है, कई बार क्या हमेशा ही लिखी होती है। तो अब ऐसे में जब आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, जब आप वो कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ, कुछ अहम पॉइंट्स जो शायद लोगों को पढ़ लेने चाहिए, बाकी सब भले ही वो भूल जाएं, लेकिन इन पॉइंट्स को नहीं भूलना चाहिए, क्रॉस चेक करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए, वो कौन कौन से होंगे? लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और हेल्थ इंश्योरेंस। नवल। जी, देखिए, जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो डेफिनिटली हमें भी पता है कि जो लीगल टर्म्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में वो पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, और वो दैट कुड बी 20-30 पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट। तो एक आम आदमी के लिए वो समझना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हमारा सजेशन ये रहता है कि जो चीज़ इंश्योरेंस कंपनी आपके स्पेसिफिक लिख रही है, लेट्स से पीईडी के कॉलम में लिख रही है कि आपका पीईडी ये था, या आपकी जो प्रपोज़ल फॉर्म है, उसको अगर आप पढ़ लें, तो आई थिंक वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आपकी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है। बाकी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक तरह से लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, और इंश्योरेंस कंपनी सभी के लिए अगर वो कॉन्ट्रैक्ट लागू करती है, तो डेफिनिटली वो कॉन्ट्रैक्ट एक फेयर कॉन्ट्रैक्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, ये आईआरडीए भी काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व करता है। प्लस एक फेयर यूसेज, एक एक इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ में भी ये चैलेंज किया जा सकता है।
तो जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस मैं बोलूंगा कि आप फिर भी अगर टाइम नहीं है या आपको समझ नहीं आ रहा तो वो आप फिर भी इग्नोर करें, बट आपके स्पेसिफिक जो कंडीशंस है, जो भी आपका प्रपोजल फॉर्म है, वो आप सही से पढ़े, क्योंकि वहां पे आपका क्लेम रिजेक्शन का जो भी कारण बन सकता है वो वहीं से बने। मेरे ख्याल से चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और इतनी बारीकी से इस पूरे मुद्दे पर अपनी जानकारी दर्शकों को दी। चलिए इसी के साथ हम रुकते हैं अब छोटे से एक ब्रेक के लिए। ब्रेक